सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन शुरुआत देश की एक बड़ी परवाह और चिंता के साथ। सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान का मिजाज गर्म है। वजह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बारूदी साजिशें हैं, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खोया है। हिंदुस्तान के लोगों के खून में उबाल है, दिल में बदले की आग है और जहन गुस्से से भरा हुआ है। पूरा देश पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग कर रहा है। ऐसे माहौल में दुश्मन देश के खिलाड़ियों से हमारे खिलाड़ियों का हाथ मिलाना, खेल के मैदान में साथ होना भला कौन बर्दाश्त कर सकता है। भारत के हर वर्ग से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट से बाहर करने की मांग हो रही है। हिंदुस्तानियों की गूंज TV9 भारतवर्ष के सर्वे में भी नजर आ रही है। ऐसे गंदी मानसिकता वाले देश की टीम के साथ हमें खेलने की जरूरत क्या है? उसके साथ हार जीत का फैसला क्रिकेट के मैदान में नहीं हो सकता। हमारी सेनाएं करेंगी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। भारत की जनता ये चाहती है कि फौज के जवानों को शहीद करने वाले देश से कोई संबंध न रखा। वो दुश्मन के देश से प्रायोजित है, तो फिर क्या आप उनसे मैच खेलोगे या फिर उनसे मुकाबला करोगे? सरकार को निर्णय लेना है। मैं यहाँ बैठकर अगर मैच ना हो, समस्या का समाधान हो जाए, तो मैं कहूँगा मैच नहीं होना चाहिए। देश मांगे बदला, नो क्रिकेट ओनली स्ट्राइक। हर हिंदुस्तानी की हुंकार, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बहिष्कार। आतंकी मुल्क एक्सपोज्ड, TV9 भारतवर्ष का बड़ा मिशन। सरहद पार, टारगेट फिक्स, पाकिस्तान का बर्बाद भविष्य। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारतवर्ष एक सुर में बोल रहा है, हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। शहादत का इंतकाम जरूरी है, दहशतगर्दों का काम तमाम जरूरी है। आतंक के आकाओं का अंत जरूरी है, उसके बाद जो होना है हो। सबसे पहले दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां तबाह हो, सबसे पहले पड़ोसी दुश्मन की शैतानियां खत्म हो, सबसे पहले पाकिस्तानी फौज की बारूदी साजिशों का द एंड हो। खून खराबे का खेल खत्म हो, फिर चाहे जो होना है हो। ये हर हिंदुस्तानी की मांग है, सभी देशभक्तों की डिमांड है। सभी पार्टी, सभी नेता, सभी अभिनेता पाकिस्तान के टोटल बहिष्कार के हक में हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकाल बाहर करने की मांग की है। पाकिस्तान से कोई भी संबंध तब तक ना रखे जाएं जब तक वहाँ आतंकवाद खत्म ना हो जाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तानी शायर या पाकिस्तानी गीतकार या पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उनका दोष नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे जवानों को रोज़ उनकी हत्या, रोज़ उनको शहीद कर रहा है। तो ऐसे में भारत का जो जनमानस है, भारत की जनता ये चाहती है कि फ़ौज के जवानों को शहीद करने वाले देश से कोई संबंध ना रखा जाए। अगर कंधों पे अर्थी रखी हो जवानों की जिन्होंने शहादत दी हो, तो उस समय
जहां आप आरोप लगा रहे हो कि वो दुश्मन के देश से प्रायोजित है, तो फिर क्या आप उनसे मैच खेलोगे या फिर उनसे मुकाबला करोगे? सरकार को निर्णय लेना है। मैं यहाँ बैठकर अगर मैच ना हो, समस्या का समाधान हो जाए, तो मैं कहूँगा मैच नहीं होना चाहिए। कोई खेल राष्ट्र से बड़ा नहीं, कोई करार शहादत से बड़ा नहीं। आतंक बरपाने वालों के साथ खेल किसी को मंजूर नहीं। विरोधी भी सरकार के हर फैसले में साथ होने का दम भर रहे हैं। Talk and cricket cannot go together. Terror and cricket cannot go together. पाकिस्तान के सुधरने तक किसी भी रिश्ते के हक में नहीं है भारतवासी। TV9 भारतवर्ष ने देशव्यापी सर्वे इस सवाल के साथ किया कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहते हैं या बदला लेना चाहते हैं। नतीजे आपके सामने हैं। %72% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। 24% लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं और 4% ऐसे लोग हैं जो कोई भी फैसला नहीं कर सके। ये पोल पाकिस्तान के प्राण सुखाने भर के लिए काफी है। अगर इस सर्वे का सटीक असर हुआ तो पाकिस्तान का क्रिकेट में बेड़ा गर्क होना तय है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। नौ फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। इंसानियत से खिलवाड़ करने वालों के साथ जैसा सुलूक होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ वैसा ही होना चाहिए। बॉर्डर पर दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजने का मिशन जोर शोर से चल रहा है। इंडियन आर्मी के महा ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आर्मी चीफ MM नरवणे फ्रंट पर पहुंचे। LOC पर जनरल की मौजूदगी में दहशतगर्दों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। सुरक्षा बल जंगलों में छिपे पाकिस्तानी पालतू गिद्धड़ों को कब्र में पहुंचाने के करीब है। सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर चट्टानें हैं, यानी कि जंगल के अंदर जब हम डीप जाने की कोशिश करते हैं तो चट्टानें आती है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस इलाके को क्रॉस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन जंगलों में चट्टानों के बीचों बीच जो है केव्स कहीं बनी हुई है, यानी कि आतंकी जो है इन केव्स को शेल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। और 90 के दशक में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस इलाके को इन्फिल्ट्रेशन के लिए आतंकी यूज़ किया करते थे। और ये भी एक कारण जो है हो सकता है कि ऑपरेशन जो है इतना समय ले रहा है। फॉरवर्ड एरिया में आर्मी कमांडर्स ने जनरल नरवणे को हालात के बारे में ब्रीफ किया। ऑपरेशन में मुश्किलें कम नहीं हैं। जंगल घना है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और पहाड़ियों के बीच कदम कदम पर सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में कई गुफानुमा रास्ते हैं और आतंकी उन्हीं गुफाओं में दुबक कर बैठे हैं। हालांकि पूरे जंगल की घेरेबंदी है, किसी भी आतंकी के बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। सुरक्षा बल किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, ये आउटर कॉर्डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल पोजीशन लिए हुए हैं ताकि अगर इस जंगल के रास्ते आतंकी इस तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ख़ास बात ये कि भारतीय सेना के चीफ यानी कि आर्मी चीफ MM नरवणे ने आज पुंछ रजौरी के फॉरवर्ड पोस्टर्स का दौरा किया, यानी कि फॉरवर्ड लोकेशन पे गए, ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स है, कमांडर्स हैं, उनसे बैठक की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर हमारी तैयारियाँ किस तरीके से है। जिस इलाके में सेना ऑपरेशन चला रही है वहां स्थानीय लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। मस्जिदों से सभी को घरों में रहने की गुजारिश की जा रही है।
गांव समिति के तमाम आदराज से गुजारिश है, तलाशी में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख दें, जरूरी ताकीद की जाती है। घाटी में खून खराबा कर दहशत फैलाने की आतंकियों की कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। दहशतगर्दी को करारा जवाब देकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने भी कश्मीर न छोड़ने का ऐलान किया है। सोपोर के इंडस्ट्रियल एरिया में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे मजदूरों से मुलाकात की बात की। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही हैं और उन किलिंग के दौर में जो लेबर यहाँ काम कर रहे हैं, एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये फर्नीचर की पूरी फैक्ट्री है और यहाँ पर लगातार जो है फर्नीचर का कामकाज जारी है। हमको यहाँ पर लेबर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आखिरकार किन हालातों में काम कर रहे हैं? हम यहाँ सेफ है, यहाँ में कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। आप अभी यहाँ काम करोगे, मतलब आपका कोई जाने का नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हम यहीं काम करेंगे रेगुलर। अभी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें सारी फैसिलिटी इधर मिल रही है। तो हम काम करेंगे इधर ही। हमें किसी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं ऐसी कोई। सब आपको भी कोई ऐसी जी, आप मुझे भी कोई ऐसी बात, सब बढ़िया जी कर रहे हैं। कश्मीर में कामगारों की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोग भी मजदूरों की सुरक्षा में पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर बंगाल के भी लड़के हैं दूसरी फैक्ट्री में, आप अगर वहाँ जाना चाहते हो बिल्कुल सामने हैं, वो भी लड़के बंगाल से काम। हाँ, और वो भी नहीं गए। And we have this time more about 10 to 20 people we have non-Muslim also here. Yeah, they are working with us. We are with them. चप्पे चप्पे पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। जबरदस्त चेकिंग अभियान जारी है। ये CRPF की सिक्योरिटी यहाँ पर दिन रात पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि मजदूर यहाँ पर जो मैक्सिमम यूपी के हैं, बिहार के भी हैं, उनका एक धड़ा ऐसा है जो अपने आप को सेफ पाता है और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इस कार को रोका गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो एक एक जो जगह है उसकी कायदे से छानबीन कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी सुबह ना रह जाए। इस मुस्तैदी ने मजदूरों के दिल में बैठे डर को कम किया है। प्रवासियों को कश्मीरी अवाम के साथ ने माहौल को भयमुक्त किया है। कश्मीर में आतंकियों के झांकने तक की मनाही है, लेकिन जिन टेरर फैक्ट्रियों से ये बारूदी भेड़िए भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनका सफाया कैसे होगा? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस देश के वीर सपूतों की पीठ पर वार करने वाले कायरों का खेल खत्म करने का सबसे सॉलिड तरीका है स्ट्राइक। शायद पाकिस्तान को भी पता है कि भारत जिस तरह पहले 2 बार घर में घुसकर उसे मार चुका है, उसी तरह फिर हो सकता है। अभी तो बाजवा ब्रिगेड में खलबली मची हुई है और यह तस्वीर उसकी गवाह है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ISI के अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। बताया जा रहा है इस मीटिंग में पाकिस्तानी फौज और ISI के बड़े अफसरों ने इस पर चर्चा की कि भारत की मार से कैसे बचना है। स्ट्राइक के नाम से ही पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। ये वजह है कि पुंछ में शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह का परिवार इसी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच शहीद के परिवार के जख्मों पर नमक से कम नहीं। हमारे बहुत सारे जो सपूत हैं हिंदुस्तान के, वो अपनी जवान गवा चुके हैं। अगर अगला देश दोस्ती नहीं चाहता तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमें पहले उसका हल करना चाहिए, तब जाकर क्रिकेट मैच होना चाहिए।
भारतवर्ष से एक शोर उठा है, एक मुहिम तूफान बन रही है। आतंक के खिलाफ, आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ पूरा भारत आक्रोशित है। बम, बंदूक और बारूद का खूनी खेल खेलने वाले मुल्क का संपूर्ण बहिष्कार कर रहा है भारत। भारत की इस मांग पर आईसीसी को संजीदा होना होगा। 1.25 अरब की भावनाओं की कद्र पूरी दुनिया को करनी होगी और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश को सबक सिखाना होगा। कश्मीर से अभिषेक उपाध्याय, मिराज अहमद के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। 3,488 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दशकों से बेकरार है। वर्दीधारी चाइनीज घुसपैठिए कभी हथियारों के साथ तो कभी हथियारों के बगैर LAC पर विस्तारवाद का नया अध्याय लिखने की कोशिश में है। लेकिन ना तो गलवान में लाल साजिश कामयाब हुई और ना ही अरुणाचल में। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी LAC के उस वॉर जोन में पहुंचे जहां चीन की सीधी नजर है। सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कैसे ड्रैगन जैसे महाविलन के सामने इंडिया ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। $3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच इतना ही लंबा बॉर्डर है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, LAC के हर हिस्से पर चीन की विस्तारवादी नजर है। वो इन इलाकों में घुसने के लिए जंगी साजिशें रच रहा है। लेकिन इतनी बड़ी फौज होते हुए भी चीन के मंसूबे क्यों कामयाब नहीं हो पाए, आज इसका सबूत पूरा भारतवर्ष देखेगा। जिन इलाकों में घुसने का सपना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान देखते हैं, आज उसी इलाके से TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बैक फुट पर जा चुके ड्रैगन की असली स्ट्रेटजी बताएंगे। जिन दुर्गम रास्तों से होकर जिनपिंग के खूंखार कमांडर इंडिया में एंट्री पॉइंट तलाशते हैं, आज उसी इलाके से आपको चीन की हार का ट्रेलर दिखेगा। यकीन मानिए, LAC के हर वॉर जोन के लिए भारत ने अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर ली है कि ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। PLA का प्लान तो अक्टूबर में ही जंग छेड़ने का था, लेकिन PLA के कमांडर जानते हैं कि सर्दियों में इंडियन आर्मी के आगे टिकने का हुनर चीन की सेना में नहीं है। चीन ने अगर इस बार बॉर्डर विवाद में भारत को उलझाया तो सर्दियों में ही रेड आर्मी के सरेंडर की मुनादी हो जाएगी। ईस्टर्न लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जिसकी खातिर चीन अक्सर भारत से उलझता आया है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने खुद बताया कि चीन के सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश से लगती LAC पर पेट्रोलिंग में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी उनसे 2 कदम आगे की है। We also have certain areas of differing perceptions here, wherein our perception of the LAC is different from what the Chinese perception is. Especially in these areas,
Sometimes the patrols come face to face, which then results in a face-off. But I must also mention that we have a very robust mechanism, SOPs, protocols, because of which we are able to resolve such situations as and when they arise. अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर का हिस्सा LAC में आता है। अभी जुलाई महीने में ही शी जिनपिंग ने अरुणाचल से सटे चीन के नियंगची शहर का दौरा किया था, जो तिब्बत का हिस्सा है। चीन की सत्ता संभालने के बाद ये जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा था। जिनपिंग की ये बेचैनी यूं ही नहीं थी। भारत अपने बॉर्डर को जितनी तेजी से अभेद्य बनाने में जुटा है, उससे बीजिंग में खलबली मची हुई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं। अब अगर जंग के हालात बने तो कुछ ही देर में सैनिकों की बाकी पलटन वॉर जोन में पहुंच जाएगी। ये वॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें भारत ने तेजी से काम करके ड्रैगन को चौंका दिया है। फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों के अंदर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है वॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, टनल, और उससे भी महत्वपूर्ण है इस तरीके के ALGs। ये LGs फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इसलिए बनाए गए हैं कि ना सिर्फ हमारे लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी चीज़ें आगे पहुंचाई जा सके, बल्कि अटैक यानी अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर दूसरे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी लैंड कराया जा सके। इस एरिया की सबसे बड़ी रिलेवेंस या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश का ये वो इलाका है जहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग हुई थी, लेकिन तब से लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर छुआ नहीं गया। लेकिन पिछले कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जंग भारत ने बहुत तेज़ी से काबू की है या चीन के मुकाबले पैरेलली खड़ी भी कर दी है। इस समय मैं जिस इलाके में हूँ ये वो फॉरवर्ड मोस्ट इलाका है जहाँ पर इन LGs को डेवलप करना और इनको मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। TV9 भारतवर्ष पर इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीन ने LAC के पास अपनी तरफ कई मॉडल विलेज बनाए हैं। भारतीय सेना ये ऑब्जर्व कर रही है कि सिविल मकसद के लिए बनाए गए इन गांव का मिलिट्री मकसद के लिए चीन किस तरह इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा LAC पर चीन की ड्रोन साजिश से भी सेना वाकिफ है। LAC की निगरानी और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के बेड़े में आधुनिक ड्रोन कैमरे शामिल किए गए हैं। terms of what are we doing to counter the drone threat? Yes, and when I mentioned about niche technologies, we have or we are looking at counter drone technologies both in the kinetic and the non-kinetic domain. And here we are trying to fully utilize the expertise, the technology that is available in this non-military industry. LAC के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है। तवांग पर चीन की हमेशा से बुरी नजर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को तैनात किया गया है। ये वही कमांड है जो LAC, शिनजियांग और तिब्बत में तैनात रहती है। जंग के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाले हिंद के सपूतों के पास चीन की साजिशों को फेल करने का सबसे बड़ा हथियार है सर्विलांस। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्विलेंस यानी नजर रखना। LAC के इलाकों में चीन के ऊपर नजर रखना ही सबसे बड़ा टास्क है, और जब आप ऐसे पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पे सर्विलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ना सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड करके ये सर्विलेंस किया जा रहा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि दोनों के जो ऑपरेशंस हैं उनको एक जगह मैच किया जाए। ब्रिगेड लेवल पर एविएशंस में जो इंटीग्रेशन किया गया है उसकी सबसे बड़ी तस्दीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा उसका फ़ायदा यही है कि ना सिर्फ मोबिलाइजेशन आसान हो गया है, बल्कि सर्विलेंस यानी चीन पर लगातार उनके पेट्रोल पर नज़र रखना भी बहुत आसान हो गया है। ईस्ट के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में चीन लंबे समय से कोई अग्रेशन नहीं दिखाया, लेकिन चीन की कोशिश यही रहती है कि वो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इस तरीके की सिचुएशंस को पैदा कर दे जहां पर कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सके।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बीजिंग के वॉर रूम में गलवान को दोहराने के लिए कोई प्लान बना तो ये चीन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LAC पर चीन की हिंसक साजिश को फेल करने के लिए भारतीय अंदाज में मॉडर्न हथियार तैयार कर लिए गए हैं। नोएडा की एक कंपनी ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए ऐसे गैर घातक हथियारों का निर्माण किया है जो PLA के कांटेदार तार से लिपटे डंडों पर बहुत भारी साबित होंगे। यानी अब अगर चीन ने गलवान कांड दोहराने की जुर्रत की तो त्रिशूल, वज्र, सैपर पंच, दंड और भद्र से लैस भारतीय जवान कहर बनकर टूटेंगे। ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है, किसी की भी मौत नहीं हो सकती इनसे, बस टेम्पररी दूर करने के लिए, किसी भी दुश्मन को अपने नज़दीक नहीं आने देने के लिए यूज़ हो सकता है। ये यूएन एक्ट सेक्शन 55 नॉन लीथल वेपन्स के एक्ट के तहत बनाया गया, किसी की भी मृत्यु नहीं होगी इससे। ये भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट था जिनमें कि इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हमें कहा गया था। स्पेसिफिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये हमने भारतीय सुरक्षा बल के कई सारे बटालियंस में हमने देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। ये हथियार और ये गैजेट्स वाटरप्रूफ है और -30 डिग्री के तापमान में भी काम कर सकते हैं। भारत की ये तैयारी देखकर भला कैसे बीजिंग में ज़लज़ला नहीं उठेगा। LOC से लेकर LAC तक दुश्मन की घेरेबंदी हो रही है। भारत की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। सर्विलांस के दम पर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। अब चीन और पाकिस्तान समझ चुके हैं कि टू फ्रंट वॉर की थ्योरी भी भारत के खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोई भी मुल्क अपना डिफेंस बजट इसलिए जारी करता है या फिर रक्षा बजट में इसलिए बढ़ोतरी करता है ताकि उसकी सेना मजबूत हो सके, उसके बॉर्डर अभेद्य किले में तब्दील हो सके। मगर क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क ने अपना डिफेंस बजट इसलिए बढ़ाया ताकि वो अपने दुश्मन मुल्क में सेंधमारी कर सके, उसके एटमी ठिकानों को तबाह कर सके? जी हां, मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल ने अपने डिफेंस बजट में $1.5 बिलियन का इजाफा किया है। जानते हैं मकसद क्या है? ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ग्रहण लगाना, इब्राहिम रईसी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तबाह करना। आखिर कैसे और किन हथियारों से? देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल ने खोला खजाना, ईरान भरेगा हर जाना। रईसी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण, खाड़ी में होगा रण। इजरायली डिफेंस बजट रिलीज, ईरानी एटम बम सीज। मिडिल ईस्ट के वॉर जोन में सनसनी मचाने वाली खबर सामने आ चुकी है। खबर इजराइल की सबसे विध्वंसक तैयारी से जुड़ी है। खबर ईरान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। खबर बैटल ग्राउंड में परमाणु घमासान से जुड़ी है। ईरान जैसे मुल्क का एटमी फितूर चकनाचूर करने के लिए ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की विनाशकारी जिद तोड़ने के लिए इजराइल ने अब तक का सबसे विध्वंसक दांव चला है। यकीन मानिए, खाड़ी में ईरान से चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने अपने डिफेंस बजट में न सिर्फ जबरदस्त इजाफा किया है, बल्कि अपनी सेना को मजबूत करने के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करने की भी कसम खाई है।
कैसे, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार इजराइल के रक्षा बजट में आखिर कितना इजाफा हुआ है। करीब $1.5 बिलियन, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो करीब 1 खरब 12 अरब 55 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपए। इतनी भारी भरकम रकम के जरिए इजराइल अपनी सेना के लिए डेडली वेपन खरीदेगा। इजराइल की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इजरायली सेना नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जैसे हथियारों की डील जल्द से जल्द कर सकता है। इसके अलावा इजराइल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी तमाम तरह के उपकरणों को खरीदने की तैयारी में। उनमें से कुछ का इस्तेमाल तो वो सैटेलाइट के जरिए करेगा। मगर आपको बता दें कि इजराइल की ये सारी तैयारी सिर्फ एक देश के लिए है, नाम है ईरान। जी हां, इजराइल का मकसद हथियारों को खरीदकर अपने देश को अभेद्य किले में तब्दील करना नहीं, बल्कि असल में इजराइल अपने दुश्मन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में सेंध लगाने के लिए डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही ईरान परमाणु संपन्न देश बनने वाला है। ईरान परमाणु हथियारों के टेस्ट की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इसकी जानकारी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी दी, क्योंकि ईरान के परमाणु हथियारों से लैस होने का खतरा है अमेरिका के लिए बड़ा खतरा, क्योंकि ईरान का परमाणु हथियारों से लैस होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वैसे भी अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उन सब के पास न्यूक्लियर वेपन है। ऐसे में ईरान का भी ताकतवर होना महाशक्ति के लिए खतरे का सिग्नल माना जा रहा है। और ये बात हर कोई जानता है कि ईरान की परमाणु सनक के पीछे जिम्मेदार भी अमेरिका है। खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं। हालांकि ईरान में इतना तो दम नहीं कि वो सीधे अमेरिका पर अटैक कर सके, मगर एक बात साफ है, अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जिगरी दोस्तों पर एटमी हमला कर सकते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम इजराइल का ही हो सकता है। ऐसे में इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए डिफेंस बजट में $1.5 बिलियन का इजाफा किया है, ताकि ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर स्ट्राइक कर सके, रईसी के एटमी जखीरे को ध्वस्त कर सके। आपको बता दें कि इजराइल ऐसा पहले भी कर चुका है। अमेरिका के ऑर्डर के बाद ईरान के नतांज और परचीम शहर में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों से हमला बोला जा चुका है। ईरान के परमाणु सेंटर्स पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की थी। पूरा इलाका बारूदी धुएं से सन गया था। बावजूद इसके ईरान ने हार नहीं मानी है। फिर से उसी नतांज शहर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया और अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जो अब पूरा होने की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट अब ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है जहां किसी भी वक्त एटम बम भी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कुदरत के तांडव में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कई पुल गिर गए हैं, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, घर ढह रहे हैं। सैलाब की वजह से कई लोगों को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा है। तबाही के बीच देवभूमि में इस वक्त जिंदगी बचाने का एक बड़ा मिशन लॉन्च हो चुका है। सबसे ज्यादा अहमियत लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने को दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम से राज्य के हालात पर चर्चा की है। आइए आपको दिखाते हैं कि देवभूमि से आ रही तस्वीरें कितनी भयावह हैं। पहाड़ों पर बारिश मूसलाधार, जगह जगह मुसीबत का अंबार। उफनती लहरें, खतरे में जीवन, पहाड़ पर जिंदगी बचाने का मिशन। गंगा का रौद्र अवतार,
मचा हाहाकार, लैंडस्लाइड से रास्ते बंद, फंसी कार। कुदरत का तांडव, देवभूमि में दहशत, नदियों में उफान, उत्तराखंड में कोहराम। पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है और हर कदम पर मौत का खतरा। पहाड़ों से आने वाले हर नाले में सैलाब बह रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है और पहाड़ का हर रास्ता जोखिम से भर चुका है। बारिश थमने के साथ जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हो गया। लहरों की रफ्तार ऐसी जैसे पहाड़ से झरना बह रहा हो। तूफानी लहरें नैनीताल की सड़कों पर बह रही हैं और सेना के जवान रेस्क्यू में लगे। ह्यूमन चेन बनाकर लहरों से लड़ाई चल रही है। दुकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, ऊंचाई से आ रहे पानी में आते ही बच्चा बहने लगा, उसे आर्मी के जवानों ने पकड़ा। दूसरी कोशिश में सेना का जवान भी गिर पड़ा। इस वक्त पहाड़ पर हर कदम पर रिस्क है। नैनी झील का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच चुका है। नैनीताल में कई बरसों से लोगों ने कभी ऐसी आफत का सामना नहीं किया था। लगातार बारिश की वजह से नैनी झील का पानी इतना बढ़ा कि सड़क पर सैलाब आ गया। बिजली की सप्लाई ठप हो गई। नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा से हल्द्वानी और काठगोदाम तक के रास्ते बंद हो गए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास उफनते लंबागढ़ नाले में एक कार पानी के बीच फंस गई। हालांकि रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन की मदद से निकाला। कार में यात्री भी सवार थे। लैंडस्लाइड की वजह से कार पानी और पत्थरों के बीच फंसी थी। पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश के बाद से कुदरत के कहर की कहानियों का सिलसिला नहीं थम रहा। तेज लहरों में मिट्टी और ईंट से बने घर के साथ बड़े बड़े पुल भी धराशायी हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह कोला नदी का जलस्तर 90,000 क्यूसेक पार हो गया था, जिससे अप्रोच पुल टूट गया। टनकपुर, सितारगंज, चंपावत, नानकमत्ता और पीलीभीत को जोड़ने वाला ये पुल का रास्ता फिलहाल थम गया है। भारी बारिश के चलते गोला पुल के आगे का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सैलाब से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी मुसीबत में। गोला नदी पर पानी पीने आया हाथी सैलाब में फंस गया। चारों ओर हाहाकारी पानी को देखकर हाथी बेहद डरा हुआ। गोला नदी में लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि हाथी जैसा भारी भरकम जानवर भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काफी देर बाद वन विभाग ने किसी तरह हाथी का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा। दिल्ली और यूपी से छुट्टियां मनाने आए लोगों को कुदरत ने सुकून की जगह बड़ा नुकसान दिया है। तस्वीरें रामनगर के मोहान इलाके के लेमन ट्री रिजॉर्ट की। यहाँ कोसी नदी में सैलाब आने से पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां डूब गई। रिजॉर्ट में करीब 100 सैलानी मौजूद हैं। अब इन लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर जाना होगा। हालांकि रिजॉर्ट की ऊपरी मंजिल पर रहने की वजह से पर्यटक और रिजॉर्ट का स्टाफ सुरक्षित है। ऋषिकेश में गंगा रौद्र रूप में नजर आ रही है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और करीब से देखने में गंगा की लहरें बेहद डरावनी है। उफनती लहरें ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के घाट पर बनी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को छूकर बह रही हैं। ऋषिकेश में बेहद संकरी दिखने वाली गंगा इस वक्त विशाल और विकराल नजर आ रही है। गंगा के पानी में त्रिवेणी घाट और तमाम घाट डूब चुके हैं। पुलिस लोगों को गंगा से दूर रहने की चेतावनी दे रही है। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार की तस्वीर देखिए। गंगा न सिर्फ लोगों को डरा रही है बल्कि अफसरों के हाथ पांव फूले हुए। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। बैराज से निकल रहा पानी निचले इलाकों में फैल रहा है। प्रशासन ने गंगा किनारे के गांवों में चेतावनी जारी की है। रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई और इलाकों में सैलाब आ सकता है। फिलहाल रामपुर में काशीपुर बाजपुर नैनीताल रोड को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। उत्तराखंड में बारिश से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने पर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों और मंत्रियों के साथ बैठक करके हालात की जानकारी ली है। नहीं, अभी हम जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों का विशेष रूप से हमने फोकस किया है कि हम उन क्षेत्रों पर जाके स्वयं जायजा लें और नुकसान जो भी हुआ है उसके आकलन करें। साथ में हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी ज़रूरी इंतजाम है सरकार कर रही है। अभी हमने 3 हेलीकॉप्टर भी सेना से मांगे हैं, वो भी हमारे 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाएंगे। ज़रूरी जो भी सहायता है वो सब सरकार कर रही है और करेगी। मेरी सभी लोगों से अपील है कि ऐसे समय में धैर्य रखें और जो यात्री हमारे रास्तों में हैं उनसे भी हमने कहा है कि अभी यात्रा न करें। रास्ते बंद हो चुके हैं। बरसाती नालों में उफनती हुई लहरें हैं। सैलाब के बीच चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस और स्थानीय लोग भी जुटे हैं। लोग पहाड़ी नाले को ह्यूमन चेन बनाकर पार कर रहे हैं। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद टनकपुर और बनबसा जैसे इलाकों में सैलाब जैसा हाल है।
जहां पूर्णागिरी रोड पर एक जीप नाले में पलट गई, जिसमें 3 लोग सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित थे। बाद में जीप को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। वालों को भी सबको पहले ही सूचना दे दी थी कि ऐसे ऐसे रेड अलर्ट है, आप लोग नदी नालों के किनारे नहीं जाएंगे। फिर भी ये 2 जने, ये 3 व्यक्ति जो यहाँ एक रिजॉर्ट में काम करते हैं, ये राजू गढ़कोटी जी के यहाँ, ये अपनी जिप्सी लेके आ रहे थे इधर में, और आते वक्त नाला उफान से था तो कंट्रोल नहीं हुई, एक गड्ढे में फंस के इनकी गाड़ी नीचे गिर गई। तो अभी गाड़ी को फिलहाल रिकवर करा दिया है। किसी भी बंदा, 3 बंदे थे, तीनों बंदे सुरक्षित हैं। फिलहाल टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने चंपावत के टनकपुर में लगने वाले पूर्णागिरी मेले को भी रोक दिया है। अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा भी रोकी जा चुकी है और श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया था, लेकिन अभी भी जहां तहां श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। यात्रियों के सामने अब रहने और खाने की दिक्कतें हो गई हैं। रोड बंद होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट के रेट डबल हो चुके हैं। फिलहाल गौरीकुंड, सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, सीतापुर और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में इस वक्त कई श्रद्धालु फंसे हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की लहरें दहशत बढ़ा रही हैं। अगर फिर बारिश हुई तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करना होगा। फिलहाल देवभूमि के लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि और बारिश ना हो, कुदरत का तांडव थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर की मिसिंग मिस्ट्री ने सनसनी मचा दी थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि मुल्ला बरादर अपने साथियों समेत मारा जा चुका है। दावा यह भी कि बरादर अफगानिस्तान छोड़ चुका है और इन सब के लिए ISI और हक्कानी गुट के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि तालिबान 2.0 में ISI की दखलंदाजी से मुल्ला बरादर खफा था। हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर गुट में विवाद तक की खबरें सामने आईं, मगर अब तालिबान कैबिनेट में शामिल एक मंत्री के भी अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। वजह भी वही है, ISI और हक्कानी नेटवर्क। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। तालिबान हुकूमत में ISI और हक्कानी नेटवर्क का कितना दबदबा है, ये अगर जानना हो तो तालिबानी कैबिनेट में शामिल इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई। तालिबान राज में स्तानिकजई का दर्जा उप विदेश मंत्री का है। मुल्ला बरादर की तरह स्तानिकजई भी तालिबान के पुराने नेताओं में शामिल हैं। मगर बात मौजूदा दौर की करें तो तालिबान के उप विदेश मंत्री स्तानिकजई दुबई भाग चुके हैं, वो भी पूरे कुनबे के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर तालिबान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्यों तालिबानी हुकूमत के बाद भी पठान लैंड को छोड़ना पड़ा? आखिर शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई को किस बात का डर था? तो जान लीजिए। स्तानिकजई के दुबई भागने को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक स्तानिकजई को अफगानिस्तान में अपनी हत्या का डर सता रहा था। आशंका थी कि ISI और हक्कानी नेटवर्क के लोग उन्हें मार सकते हैं। सिर्फ स्तानिकजई ही नहीं, बल्कि उनके परिवार पर भी जान का खतरा था। लिहाजा तालिबान के मिनिस्टर ने पूरे परिवार समेत अफगानिस्तान को छोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त स्तानिकजई परिवार के साथ दुबई में है। असल में मौजूदा तालिबान सरकार में कट्टरपंथी, पाकिस्तान समर्थक, हक्कानी समूह और ISI का जबरदस्त दखल है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि तालिबान 2.0 की कैबिनेट में कौन शामिल होगा, किसका पत्ता कटेगा, ये सब ISI और उसके चीफ फैज हमीद ने तय किया, जनरल बाजवा के इशारे पर। इसके अलावा तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई मुल्ला बरादर के करीबी भी माने जाते हैं। बस इसी के चलते ISI और हक्कानी के टारगेट पर स्तानिकजई थे। मुल्ला बरादर की तरह स्तानिकजई को भी ISI और हक्कानी गुट साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा था। मगर इसी बीच स्तानिकजई को यह पता चला कि ISI और हक्कानी नेटवर्क के लोग उनकी हत्या करने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही इस प्लान की भनक स्तानिकजई को लगी, फौरन वो काबुल से दुबई के लिए रवाना हो गए, ताकि खुद को और अपने परिवार को ISI और पाकिस्तान परस्त हक्कानी गुट से बचा सके। दावा किया जाता है कि स्तानिकजई के खिलाफ ISI और हक्कानी गुट की साजिश पहले दिन से ही जारी थी। हक्कानी गुट तो स्तानिकजई पर रूस और भारत के साथ करीबी संबंध रखने का आरोप तक लगा चुका था।
बस इसी के चलते स्टानिकजई को तालिबान के अंदर अलग थलग खड़ा करने की कोशिश की गई ताकि स्टानिकजई का दी एंड करने में आसानी हो। मगर आईएसआई और हक्कानी अपने प्लान में कामयाब होते उससे पहले ही स्टानिकजई काबुल से फरार हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं। शी जिनपिंग ने चीन को सुपर पावर कंट्री बनाने के लिए कोरोना कंट्री बना दिया। विस्तारवाद का आलम यह भी है कि चीन का 43% हिस्सा अवैध कब्जे वाला है। चीन हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। तो क्या ये सारे फैक्ट्स जिनपिंग के खिलाफ जाने वाले हैं? सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि नवंबर में सीसीपी की मीटिंग के बाद जिनपिंग की छुट्टी हो सकती है। क्या है सच? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है? क्या नवंबर में चीन को नया राष्ट्रपति मिलेगा? किसकी वजह से जिनपिंग का गेम ओवर? सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज के जरिए यह कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में शी जिनपिंग की जगह चीन को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। क्योंकि यह दावा ग्लोबल विलन और हिंदुस्तान के पड़ोसी से जुड़ा था, इसलिए हमने वायरल दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सर्चिंग साइट्स पर शी जिनपिंग से जुड़ी सारी खबरों को खंगालना शुरू किया। चीन के मीडिया पोर्टल को भी खंगाला। हमें पता चला कि 8 से 11 नवंबर तक सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की एक बड़ी मीटिंग है। क्या 19वीं सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में शी जिनपिंग के भाग्य पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या इस मीटिंग में 68 साल के शी जिनपिंग को रिटायर होने के लिए कहा जाएगा, या फिर शी जिनपिंग का चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना सच होगा? कुछ सालों पहले तक चीन में राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल का ही प्रावधान था, लेकिन 2018 में सत्ता के भूखे जिनपिंग ने एक संवैधानिक संशोधन करके चीन में राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटा दिया था। हमने जब चीन के अखबारों को और खंगाला तो पता चला कि नवंबर में होने वाली मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 सालों की उपलब्धियों पर एक बड़ा प्रस्ताव पारित कर सकती है। जिनपिंग को उनके करीबी माओ के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली चीनी नेता मानते हैं, लेकिन सच ये है कि भारत की बढ़ती ताकत से जिनपिंग बहुत असहज हो रहे हैं। वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि चीन का भविष्य उनके हाथों में महफूज है। जिनपिंग की कोशिश तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की है, लेकिन ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, भारत से बॉर्डर विवाद और कोरोना, ये सब उसकी कोशिश के आड़े आ सकते हैं। एक तानाशाह की तरह जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल से पहले विरोध के हर स्वर को दबा देना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है क्योंकि सुपर पावर बनने की सनक में चीन ने आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चीन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मीटिंग में जिनपिंग को हटाने की कार्रवाई होगी, ये दावा गलत है, क्योंकि अभी चीन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो भारत को इससे बड़ा कूटनीतिक फायदा मिलेगा जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में किलर कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। क्या घातक विषाणु के कहर से दोबारा ड्रैगन थर्रा गया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चीन ने अपने उत्तरी प्रांत के कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। तो क्या चीन में अब शहर शहर वुहान का मंजर दिखाई देगा? देखिए ये रिपोर्ट। जिस मुल्क ने दुनिया के कोने कोने में कोरोना बांटा, अब वो मुल्क खुद कोरोना का दूसरी बार शिकार बन चुका है। घातक विषाणु ने इस देश को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं चीन की, जहां एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कई महीनों के बाद चीन में 18 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित मरीजों के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। घातक विषाणु के बढ़ते खतरे के बीच चीन की सरकार ने उत्तरी सीमा से लगते प्रांतों में लॉकडाउन तक लगा दिया है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक इनर मंगोलिया, हुनान और शांगजी प्रांत में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं।
जबकि चीन में विदेशों से आने वाले लोगों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि चीन की सरकार के मुताबिक कोरोना की वजह से फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई है, मगर जिस रफ्तार से किलर कोरोना चीन में पांव पसार रहा है, उससे ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।